हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दिगंत भाग 1 हिंदी का, जो हमारा क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 का हमारा लेसन 8 है, उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति। उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति, इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, इनके राइटर कौन है तो याद रखेंगे, इनके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने जो अपनी बहुत अच्छी कहानियाँ हमारे बिहार की जो कोसी नदी हैं, इन पर बहुत सुंदर वर्णन किया है। इन्हीं के बारे में लिखा गया है उत्तरी स्वर्ण परी हरित क्रांति। आपने पढ़ा होगा हरित क्रांति, क्या पढ़ा होगा? हरित क्रांति किस में पढ़ा होगा? तो बायोलॉजी में। हरित क्रांति क्या है? तो फसल के उत्पादन में आशा से अधिक बढ़ोतरी। यहाँ बात वही है, हरित क्रांति भी वही है जो आपने हरित क्रांति पढ़ा, बस इसका नाम हिंदी में उन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या रख दिया? उसको हरित क्रांति कह दिया है। बात वही है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कहानियां हैं, उनके बारे में हम लोग सुनेंगे। लेकिन परीक्षा में हमें कुछ राइटर यानी लेखक से कुछ बातें पूछी जाती है, तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? कहानी के बारे में। तो लेखक के बारे में सबसे पहले देखते हैं। लेखक याद रखेंगे, इनके लेखक हैं, जो हमारी कहानी है उत्तरी स्वप्न परी। याद रखें क्या है? उत्तरी स्वप्न परी। इसके लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखेंगे ये रिपोर्टाज है। ये क्या हमारा? रिपोर्टाज। अब आपके कहाँ दिमाग में आता होगा कि सर कभी कभी आप कहते हैं कि ये कहानी है, ये भाषण है, ये संस्मरण है, ये यात्रा वृत्तांत है, ये रिपोर्टाज है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है कि नहीं। देखिए, जब किसी बातों पर एकदम स्टोरी के रूप में कहानियाँ लिखी जाती है, जब जैसे आपने पूछ की रात पढ़ी थी, तो वो एक कहानी थी नहीं, कि एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया गया था, तो वो क्या था? कहानी थी। ठीक है, जब आपने क्लास 10th में था तो आपने पढ़ा होगा भारत से हम क्या सीखें, नहीं, मैक्स मूलर का लिखा हुआ था, वो भाषण था। यानी वो जब भारत आए थे, भारत में वो जब देखे तो उस पर उन्होंने व्यक्त किया, अपनी बात को उन्होंने व्यक्त किया है, तो वो क्या है? भाषण है। लेकिन हमें पढ़ना है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का मतलब क्या होता है समझिएगा। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज का मतलब होता है कि कोई रिपोर्ट आपने कोई चीज़ को देखा, सुना, समझा और उसके बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो कहलाता है रिपोर्टाज। याद रखेंगे, आप जब कोई चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं और उसके बाद आप समझ करके उसके बारे में वर्णन करते हैं, तो वो क्या हमारा? रिपोर्टाज। जैसे आप जाते होंगे मेडिकल में, पढ़ाई में नहीं, आप मेडिकल में जाते होंगे, जांच करवाते होंगे, तो आपका ब्लड का जांच होता है। वो क्या करता है? आपसे सैंपल लेता है ब्लड का, ब्लड में हर चीज़ों को देखता है कि कितनी आरबीसी है, कितनी डब्ल्यूबीसी है, नहीं, कितनी हीमोफीलिया है, सारी चीज़ों को जांच करता है। जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट। तो वही रिपोर्टाज। रिपोर्ट यानी कि जांच। रिपोर्ट का मतलब क्या? जांच। तो यही हुआ कि आपने कोई चीज को देखा, समझा और उसके बारे में लिखा, तो रिपोर्टाज। ठीक है, और संस्मरण का मतलब होता है कि आपको जो याद है किसी चीज को, उस याद के आधार पर लिख रहे हैं, तो वो कहलाता है संस्मरण। यानी आपको अपने याद के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर कर रहे हैं याद, तो वो क्या है? हमारे संस्मरण है। ठीक है, तो अब कहानी में समझ गए होंगे कि यात्रा वृत्तांत क्या है, रिपोर्टाज क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ रिपोर्टाज है क्योंकि लेखक साहब फणीश्वर नाथ रेणु, जो हमारी कोसी नदी है, उन पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया है। रिपोर्ट है यानी कि उन पर इन्होंने जांच किया, जांच के बाद उनको समझ में जो आया वो चीज़ लिखे हैं, तो बिल्कुल सही लिखे हैं, सटीक, माने कोई भी उत्तर सही होगा। जैसे ब्लड की जांच जो होती है बिल्कुल सही होती है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर जांच सही है, यानी उन्होंने जो लिखा वो बिल्कुल सही लिखा है, इसलिए इसका नाम रखा गया रिपोर्टाज। आप तो समझ गए कि कहानी की कौन सी विधा है? ये रिपोर्टाज। आपसे पूछेगा कि हिंदी की कौन सी विधा है, क्या लिखेंगे आप लोग? रिपोर्टाज। इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखेंगे। ऐसे आपके पाठ्य पुस्तक में जो फोटो दिखाई पड़ती है, वो लगता होगा कि लड़की का फोटो है, लेकिन वो लड़की नहीं है, वो क्या है? लड़का है। यानी औरतें नहीं है। उनका फोटो देखने से आपको लगता होगा कि देखिए ये फोटो हमारा है ना, ये फोटो देखने से कैसा लग रहा है? ये लड़की है ना फोटो से, लेकिन ऐसा है नहीं, वो क्या है? लड़की है, अच्छी सॉरी लड़का है, यानी पुरुष पुरुष। चलिए, इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921। याद रखेंगे, इनका जन्म कब हुआ है? 4 मार्च 1921 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखेंगे औराही हिंगना गांव, जिला अररिया, जो पहले था पूर्णिया में, विभाजन के बाद हो गया, अब अररिया में चला गया है, और बिहार, यानी बिहार राज्य के अररिया जिला के कौन गांव?
औराही हिंगना गांव में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 11 अप्रैल 1977, 11 अप्रैल 1977। आज़ादी से पहले जन्म लिए हैं, आज़ादी के बाद इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। इनके पिता का नाम था शीलानाथ मंडल, याद रखेंगे इनके पिता का क्या नाम? शीलानाथ मंडल। देखिए बहुत ही सुंदर, यानी समझिए तो एक हमारे लेखक थे जिनका नाम था प्रेमचंद्र, उनके बाद ये बहुत बड़े लेखक हैं, इसलिए इनकी कम से कम जन्म जीवनी जो भी हैं याद रखिएगा, परीक्षा में इनसे जुड़े बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सुंदर लेखक हैं, बहुत अच्छा चीज लिखे हैं और बहुत कहानियां, किताब, उपन्यास, बहुत चीज लिखे हैं, इसीलिए इनका नाम प्रेमचंद्र के बाद आता है, तो आप इन पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है समझिएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है गढ़वनली, सिमरावनी, अररिया और फारिसगंज, यानी ये जगह है जो प्रारंभिक शिक्षा पाते हैं। अररिया जिला और फारिसगंज से ये पाते हैं प्रारंभिक शिक्षा, माने प्राथमिक विद्यालय। फिर जब माध्यमिक विद्यालय, यानी जिसको आप लोग हाई स्कूल कह सकते हैं, हाई स्कूल कहाँ से पढ़ते हैं? तो विराटनगर नेपाल से। विराटनगर के उच्च विद्यालय जो है वहीं से वह पढ़ते हैं। नेपाल में विराटनगर है जगह, वहीं से ये उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरा करते हैं। इनको भाषा का ज्ञान, देखिए बहुत बड़े लेखक हैं, इनको बहुत सारी भाषाएं जानकारी थी। कौन कौन? तो मैथिली, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, बंगला, अंग्रेजी और सारी भाषाएं, माने इतनी भाषा तो ये आसानी से समझते और बोलते थे। बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। अब समझिए एक व्यक्ति के पास इतनी भाषा का ज्ञान हो तो स्वाभाविक सी बात ही, बड़े विद्वान होंगे नहीं होंगे? तो ऐसे लोग थे ये। इनकी राजनीतिक गतिविधियां देखिए, जब हमने क्या बताया, इनका जन्म हुआ 1921 में। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और शिक्षा के क्षेत्र में ये थे, तो इनको स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ, नहीं तो जब नेपाल में ही थे, मतलब विराटनगर में, तो वहीं पर वे क्या करते हैं, 1942 के आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हैं। 1942 का जो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जो चलाए थे, उसमें ये सक्रिय भाग लेते हैं। यानी सक्रिय भाग का मतलब है कि उन्होंने बहुत सारा काम किया था गांधी जी के साथ मिलकर के। इसके बाद 1950 के नेपाल में दमनकारी, अत्याचारी राजशाही सरकार के विरोध में आंदोलन किए। माने ये तो 1942 की बात हुई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन नेपाल में, हमारे यहाँ लोकतंत्र आ गया, लेकिन नेपाल में अभी भी राजतंत्र था। और वहाँ का जो राजतंत्र था वो बड़ा ही निरंकुश राजा था, बहुत अत्याचारी राजा। तो क्योंकि विराटनगर में रह चुके थे, नेपाल से इनका बहुत लगाव था, तो ये नेपाल चले गए, क्योंकि राजनीतिक गतिविधि कर चुके थे। 1942 में ये राजनीतिक में रह चुके थे, तो इनको अच्छी जानकारी भी थी, तो इसीलिए चले जाते हैं कहाँ? नेपाल 1950 में। और वहाँ के जो तत्कालीन राजा थे, जो निरंकुश राजा, उसके विरोध में ये आंदोलन चलाते हैं। कहाँ पर? नेपाल में, क्योंकि विराटनगर रह चुके थे और जहाँ रहते हैं वहाँ से इनको प्रेम लगाव हो गया, तो अब वहाँ पर ये चले गए हैं। और वहाँ पर अब आगे देखिए, 1972 में निर्दलीय चुनाव में खड़े होते हैं। जब 1972 का जो चुनाव होती है बिहार में, बिहार विधानसभा मुख्यमंत्री की चुनाव, तो उनको टिकट नहीं मिलता है किसी पार्टी से, तो ये निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये हार जाते हैं। यानी कहने का मतलब यूं समझिए कि राजनीतिक में ये बड़ा दिलचस्प आदमी थे, राजनीति करते थे, माने क्या कहते हैं, उनको मंत्री बनने का इनको बहुत शौक था। चलिए, राजनीति कर रहे थे। 1974 में, ये तो 72 में हार गए, लेकिन 1974 में जब जयप्रकाश नारायण आंदोलन चलाए थे, बिहार आंदोलन, याद रखेंगे ये बिहार आंदोलन है। जब बिहार आंदोलन चलाए तो उसमें इनको आग्रह किए, माने इनको बुलाए, किनको? फणीश्वरनाथ रेणु को, और ये उसमें सक्रिय भाग लिए। फिर उनमें भागीदारी, और भागीदारी करके सरकार को इन्होंने अपना जो पद्मश्री पदक मिला था, यानी इनको लिखने के कारण जो पद्मश्री पदक मिला हुआ था, ये पदक लौटा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो हमारे राष्ट्रकवि हैं, राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी। किसकी उपाधि? नाइटहुड की। बाद में यो अंग्रेजी सरकार के जो अत्याचार था, उनके कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दिया था कि हम नहीं लेंगे। ठीक उसी तरह से इन्होंने पद्मश्री की उपाधि भी क्या कर दिए थे? लौटा दिए सरकार को कि हम ये पद्मश्री का उपाधि नहीं लेंगे। किसके कारण? तो जयप्रकाश नारायण के आग्रह पर जो बिहार आंदोलन में गए, तो इनकी मतलब गतिविधि के कारण ये लौटा दिए और आंदोलन चलाने लगे। चलाए तो ये जेल भी गए, क्योंकि आंदोलनकारियों को तो जेल में भेज, सरकार पकड़ के भेज देती है, तो ये सरकार जेल में चले गए। जेल से छूटने के बाद ये वापस आए, और वापस आने के बाद फिर 1948 से 50 तक फारबिसगंज में चले गए और वहाँ नौकरी किए। ठीक है ना? 47 में, 74 में तो वहाँ थे नहीं, और उसके बाद उससे पहले की बात कर रहे हैं, ये नौकरी कौन कौन करते थे? तो देखिए, फारबिसगंज में पुस्तकालय में एक नौकरी करते थे। पढ़ाई करने के बाद अब तो जीविकोपार्जन के लिए कुछ साधन चाहिए ना, तो जीविकोपार्जन के लिए फारबिसगंज में एक पुस्तकालय थी, पुस्तकालय में नौकरी करने लगे। लेकिन वहाँ पर क्या था कि बहुत, देखिए, पढ़ने का मतलब, ये तो मैट्रिक पास ही किए थे, इसके बाद आंदोलन में चले गए, लेकिन
पढ़ाई के प्रति इनकी जागरूकता इतनी कहाँ से आई, इनमें जानकारी कहाँ से आया। तो ये 74 में जो वहाँ काम, सॉरी 48 में जो काम कर रहे थे, तो काम करने के दौरान वहाँ बहुत सारी किताब था, पुस्तकालय था, पुस्तकालय में तो बहुत सारी किताबें थी। इस सारे किताबों को बारी बारी से सब पढ़ गए। नहीं, पढ़ने से इनको बहुत जानकारी मिल गई, बहुत ज्ञान हुआ इनको। जैसे आपने पढ़ा होगा माइकल फैराडे के बारे में। माइकल फैराडे किसका खोज किया है, मालूम है ना? माइकल फैराडे किसका खोज किया था? विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि विद्युत मोटर का। विद्युत मोटर का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। क्या कोई विद्वान आदमी था, कोई ज्ञानी आदमी था? नहीं, वो क्या था, वो एक, वो क्या कहते हैं, जिल्दसाज। जिल्दसाज जैसे किताब उताब में नहीं जिंद लगाते हैं, तो आप गांव में तो ऐसा नहीं होता है, शहर में जब जाइएगा ना तो उसमें मोटी मोटी किताब, जो महंगी महंगी किताब है, तो लोग उसमें कूट उट लगवाता है, कूट उट हम भी लगवा के लाते थे ग्रामर में। तो कूट उट लगाता है बहुत, तो उस शहर में वो लगाने का काम करते थे। कोई जो बच्चा सब दे जाता था, तो एक दिन दो दिन किताब वो रख लेता था या छोड़ देता था 2-4 दिन, तो वो दरमियान ना वो किताब को पढ़ जाते थे। जब भी फुर्सत मिलता था ना वो किताब पढ़ जाते थे। पढ़ते पढ़ते उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली। माने वो किताब में जिंद लगाते थे, किताब रह जाता था तो जिज्ञासा, पढ़ते पढ़ते इनको बहुत जानकारी मिल गई फिजिक्स विजिक्स के बारे में। ठीक उसी समय उन्हीं जहाँ वे रहते थे, उन्हीं के आसपास में हम्फ्री डेवी, जिनका नाम था आपने सुना होगा, जो हम्फ्री डेवी लैंप का खोज किया था, वो आते हैं और वहाँ पर भाषण देते हैं। तो ये भाषण को सुनने के लिए जाते हैं। इनको मालूम होता है कि एक वैज्ञानिक है जो आ रहा है भाषण देने के लिए, तो ये जाते हैं और सुनते हैं। उनकी बात से काफ़ी प्रभावित होते हैं और एक उसी के भाषण पर एक चिट्ठी लिख करके भेज देते हैं। कौन कौन? माइकल फैराडे हम्फ्री डेवी के पास। हम्फ्री डेवी पढ़ता है, बहुत आश्चर्य करता है, अरे ये लड़का बड़ा अद्भुत बुझाता है जी, एक हमारी बातों पर इतना गहरा बात उसने समझा। माने किसी बात को आप गहराई से ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं, बस वो उनको बुलाए माइकल फैराडे को, और माइकल फैराडे को वो हम्फ्री डेवी अपने प्रयोगशाला में क्या बना दिए, उसको सहायक अभियंता माने सहायक के रूप में रखे। और धीरे धीरे उसी लैब में रहते रहते ये लड़का यानी माइकल फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया, और विद्युत चुम्बकीय के बाद विद्युत मोटर का खोज कर दिया। नहीं, देखिए पढ़ा लिखा नहीं था, बस वो किताब को पढ़ते पढ़ते जानकारी। ठीक सेम कहानी हमारे जो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी है, पुस्तकालय में जब रहते थे तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। इन सारी किताबों को पढ़ते पढ़ते इनको बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई, सारी किताबों को पढ़ डाले। इसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो जो है, जैसे अभी आप रेडियो में सुनते होंगे प्रकाशन, उन प्रकाशन यानी पटना में नौकरी करने लगे। फिर वहाँ से छूटने के बाद ये गांव गए और गांव में खेती बाड़ी करते थे और स्वतंत्र लेखन और वहीं पर लिखने का काम शुरू किए। यानी कहने का अर्थ है कि ये गांव से जुड़े हुए लेखक हैं। गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, गांव के लोगों की क्या परेशानियां होती हैं, इन सारे चीज़ों पर उन्होंने लिखने का काम बहुत सुंदर सटीक किया है। जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, वो गांव से जुड़े हुए थे, गांव के लेखक थे, तो गांव के बारे में उन्हें अच्छी जानकारियां थी, इसलिए वो गांव पर लिखते हैं। एक गांव की जो दशा है, व्यवस्था है, उस पर लिखा। जैसे आपने पहली कहानी पढ़ा था पूष की रात, क्या है, भारत में, बिहार में जो किसानों की जो परेशानियां हैं उस पर उन्होंने बयान किया, नहीं किया था। ठीक उसी तरह से ये भी गांव से जुड़े हुए लेखक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा, इनके जो पहली पहली किताब प्रकाशित हुई थी कहानियां, जो था बंटवारा, याद रखेंगे। कब प्रकाशित हुई? तो 1954 के विश्वामित्र नामक एक पुस्तक था, उसमें ये प्रकाशित हुई। माने एक पत्रिका थी विश्वामित्र, उसमें इनकी प्रकाशित हुई। उनका किताब कहानी का क्या नाम था? बंटवारा। बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत लोकप्रिय हुआ, सब लोग उसको पसंद किए बहुत। ठीक है, इसके बाद इनकी प्रशंसा बढ़ गई, धीरे धीरे बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखा। देखिए उनका प्रमुख उपन्यास में है मैलांचल, परी परी कथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड इत्यादि बहुत सारी उपन्यासों लिखा है। देखिए उपन्यास लिखना बहुत बड़ी बात होती है। एक उपन्यास ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, उस पर फिल्में बनाई जाती है, उस पर कहानियां लिखी जाती है। माने वो जो आप धारावाहिक देखते होंगे, नहीं, जैसे कुमकुम धारावाहिक देखते हैं, नहीं, रहने वाली महलों की, नहीं देखते हैं, ये सारी कहानियां जो आप देखते हैं धारावाहिक टेलीविजन में, वो किसके आधार पर है, कभी सोचे हैं आप लोग? वो सारे उपन्यासों पर। ये फिल्म जो बनती है ज्यादा करके किस पर? उपन्यासों पर बनती है, ठीक है ना। तो इनमें से उपन्यास पर जैसे आप पढ़ेंगे आगे देखेंगे, ये उन उपन्यास लिखे कौन कौन? तो मैलांचल, परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारी उपन्यास हैं। इसके अलावा इनकी कई कहानी संग्रह हैं, याद रखेंगे, जिनमें ठुमरी, हाथ का जस, मेरी प्रिय कहानियां, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी,
एक श्रवणी दोपहरी की धूप, ये सब इनकी कहानी संग्रह है। अब देखिए कहानी संग्रह है, कहानियां नहीं, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक किताब है, एक किताब में बहुत सारी कहानियां हैं, उन किताबों को एक जगह रखा गया, माने सारी कहानियों को एक जगह रखा गया है, तो उनका नाम रखा गया है उन्होंने ठुमरी, उनका नाम रखा है हाथ का जस, वो किताब का नाम है, और उसमें बहुत सारी इनकी कहानियां लिखी गई है। यानी कहने का अर्थ है अपने जीवन में बहुत सारी कहानियां उपन्यास इन्होंने लिखा। रिपोर्टाज, देखिए अभी अभी आपने पढ़ा था रिपोर्टाज नहीं, यानी रिपोर्ट, उन्होंने रिंजल धनजल, बन तुलसी की गंध, नेपाल क्रांति कथा, इन्होंने जो वहां पर देखा और जो समझ में आया, इन सारी चीजों को उन्होंने अपनी रिपोर्टाज में लिखा है। और अभी जो आप पढ़ रहे हैं, कहानी जो पढ़ रहे हैं उत्तरी स्वर्ण परी, ये भी उनका क्या है, एक उपन्यास का ही भाग है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मैला अंचल और तीसरी कसम पे कई फिल्में भी बनाई गई। देखिए इनके का मतलब ये जो आप लिखे हैं कहानियां, इन पर ना बहुत सारी फिल्में बनी, जिनमें सबसे याद रखिएगा एक मैला अंचल है और तीसरी कसम, ये दो उपन्यास थे इनके। इन उपन्यासों पर फिल्म बनी, फिल्म बहुत हिट हुई, बहुत सारे लोग इनको पसंद किए। तो कहने का कुल मतलब ये था, आपने आप कहानी में लेखक परिचय पढ़ा फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के अररिया में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने कहानी में लेखक परिचय समझ गए। अब चलते हैं हम लोग कहानी परिचय। कहानी क्या है सुनिएगा थोड़ा सा। बिहार कहानी का मुख्य धारा क्या है समझिएगा। बिहार में जो हमारी कोसी नदी है, कोसी नदी को यहाँ की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शोक नदी। अगर आपसे कोई पूछे बिहार की शोक नदी तो कोसी, और पश्चिम बंगाल की शोक नदी तो दामोदर नदी। बिहार की शोक नदी कौन, तो कोसी, और पश्चिम बंगाल की शोक नदी तो दामोदर नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन हम वो पढ़ना बिहार की बात। बिहार से ये कोसी नदी जो हमारे है, यह गुजरती है कहाँ से, तो याद रखेंगे मधुबनी, दरभंगा, चंपारण, अररिया, ये सब होते हुए निकलती है। और पहले कहीं और बहती थी, अब धीरे धीरे इसका दिशा बदलती गई है, और ये हमारे जाकर के गंगा में मिल जाती है कोसी नदी। और इसमें ना एक जमाना ऐसा था जो काफी भयंकर बाढ़ आती थी, उस समय की बात करते हैं। लेखक कहते हैं, लेखक कहानी कहाँ से शुरुआत करते देखिए, कहते हैं कि जब मैं कोसी के बारे में, जब मैं कोसी नदी के बारे में लिखना शुरू करता हूं, तो मुझे अपनापन सा महसूस होने लगता है। माने वो कहानियां, वो बातें, मुझे लगता है कि यह हम अपनी कहानी, अपनी व्यथा को लिख रहे हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि लेखक साहब खुद उस क्षेत्र के वासी हैं जहां आज से 200-300 वर्ष पहले कोसी नदी बहा करती थी। कहते हैं कि जब भी मैं कोसी नदी के बारे में कुछ भी लिखना शुरू करता हूं, तो वो बात एक ऐसा हो जाता है, अपनापन हो जाता है, लगता है कि हम उनके बारे में गहरी जानकारी हमारे पास है, अच्छी पहचान हमारी उनके साथ में है। इसलिए क्योंकि वे कहाँ के वासी हैं, उन क्षेत्र के वासी हैं, लेखक उन क्षेत्र के वासी हैं जहां आज से 200-300 वर्ष पहले कोसी नदी बहा करती थी। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि अब पहले वहां बहती थी, अब धीरे धीरे उसकी धाराएं क्या हो गई है, बदलती गई है, और उस क्षेत्र को छोड़ करके कोसी अब दूसरे क्षेत्र में बह रही है। राइट, आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि उस क्षेत्र में जब रहते हैं, यानी कि आप जहां रहते होंगे, तो जहां पर जो चीजें होती है उनसे आपको लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। आप यहाँ हैं, यहाँ की वस्तुओं से आपको लगाव प्रेम है, आप फिर दूसरे जगह चले जाएंगे, वहां की वस्तुओं से आपको लगाव प्रेम हो जाएगा। लेखक साहब कहाँ रह रहे हैं, अभी रह रहे हैं कोसी नदी के बीच, द्रोणी में नहीं, यानी कोसी नदी के क्षेत्र में रह रहे हैं, इसलिए इनको बीच में लगाव हो गया, किनसे, कोसी नदी से। और कोसी को कहते हैं माँ। क्या कहते हैं, माँ कहते हैं, क्योंकि नदियां ना हमेशा किसी धारा को, किसी धरती को सींचती है, फसल उगाती है, बहुत ही सुंदर उस भूमि को बना देती है। जैसे हमारी गंगा हमारी बिहार के लिए बहुत ही मानी जाती है। क्यों, क्योंकि बिहार में गंगा होने के कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ, बहुत सुंदर, और यहाँ माने अन्न जल से हमेशा भरा रहता है। क्लियर, तो अब बताइए, ऐसी हमारी नदी है, हमारे लिए जीवन का एक आधार है, तो इसीलिए हमारी माँ हुई ना, हमारे देखिए हमारे भोजन कराती है, हमें अच्छा सब कुछ देती है, कौन, नदियाँ। इसीलिए लेखक साहब इसको क्या कहते हैं, कोसी नदी को माँ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वह उस क्षेत्र के वासी हैं, उनसे उनका लगाव है, और उनसे जुड़ाव होने के कारण उनको माँ कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि उस समय ना वो एक किताब लिखना, माने एक उपन्यास लिखते हैं, और उनका नाम रखते हैं मैला अंचल। शुरू में लेखक क्या लिखते हैं, कहानी, जिनका नाम है, किताब का नाम यानी जो उपन्यास है, मैला अंचल। मैला अंचल इसलिए नाम, देखिए नाम क्यों है मैला अंचल, यानी मैला माने गंदा, अंचल माने होता है पल्लू, यानी माँ के आगे का जो जगह है, यानी कि जो शरीर का, बॉडी का, वो क्या है, गंदा है। ठीक, यहाँ पर माँ की गंदगी नहीं, अभी उन्होंने किसको माँ कहा है, कोसी नदी को उन्होंने माँ कहा। तो अर्थात कोसी नदी
जो भयावह रूप लेती है, भयावह रूप, इसीलिए उन्होंने अपने उपन्यास का क्या नाम रखा, मैलांचल। अब सुनिएगा थोड़ा सा गौर से कहानी, तब समझ में आएगी। क्योंकि जब कोसी नदी, अन्य नदियां जो भी है, वो जब चलती है जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में अच्छी बाढ़ लाती है। बाढ़ लाने के कारण वहां की मिट्टी उपजाऊ होती है, काफी अनाज उपजती है। लेकिन यहाँ कोसी नदी ठीक उसका उल्टा है, विपरीत है। जिस क्षेत्र से वह बहती है, उस क्षेत्र में ना अकाल ला देती है, प्रलय ला देती है, विध्वंस ला देती है। और उसकी नदी धारा जिस क्षेत्र से बहती है, उस क्षेत्र बंजर हो जाता है। उस क्षेत्र क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। अपनी बालू उस क्षेत्र की धरती पर बिछा देती है। जो सुंदर हरी भरी भूमि होने वाली थी, जो उपजाऊ भूमि थी, उस पर बालू ला करके क्या देती है, बिछा देती है। अब वो उपजने लायक नहीं रह जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने उपन्यास का क्या नाम रखा, मैला अंचल। क्यों? क्योंकि वो इस तरह का काम करते हैं। कौन? कोसी नदी। कोसी नदी जब आती है तो क्या लाती है, बाढ़। बाढ़ में क्या लाती है, तब बालू, और उस क्षेत्र की मिट्टी में ला करके बिछा देती है। अब उस क्षेत्र का मिट्टी कोई उपजाऊ लायक नहीं है। वहां के लोगों के लिए बाढ़ तो आई तो संकट तो हुआ ही, साथ ही साथ उस सालों भर, यानी पूरी लाइफ समझिए, वो मिट्टी बर्बाद हो जाती है, बंजर हो जाती है, क्योंकि बालू ला करके बिछ गई। अब जो धरती हरी भरी होने वाली थी, जहां घास उगती, आज वहां पर क्या उगी हुई है, बालू की रेत बिछी हुई है। दूर दूर तक वीरान चीजें दिखाई देती है। लेखक साहब कहते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि सावन के महीने में हरी भरी थोड़ी थोड़ी घास दिखाई पड़ती है, लेकिन वह क्षणिक, क्षणिक का मतलब कुछ समय के लिए, अब फिर से वह वीरान हो जाती है। यानी कि सावन का महीना आता है, हरी भरी कुछ बारिश के बूंदों के कारण कुछ कुछ दिखाई देती है, और धीरे 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 फिर से वह घास सूख जाती है, और सालों भर वो जगह कैसी रहती है, वीरान। चलिए, अब वो नदी के कारण, जो नदी माँ हुआ करती है, जो नदी मतलब वहाँ के लोगों के भोजन का एक जगह मतलब माध्यम बन जाती है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, आज वही नदी यानी कि जो कोसी नदी है, वो वहाँ के लिए क्या है, बेकार है। इसलिए उन्होंने माँ तो कहा, इसलिए क्योंकि उस क्षेत्र के वासी हैं। और अब कह रहे हैं उसको डाइन कह रहे हैं, नदी को क्या कह रहे हैं हम लेखक साहब, डाइन कह रहे हैं, कि ये नदी नहीं है, डाइन है। माँ नहीं, क्या है ये, डाइन है। अब डाइन क्या है, इसलिए समझिएगा। कहते हैं कि जब वहां बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से दो बीमारियां वहां सबसे ज्यादा आती है। एक मलेरिया, और दूसरा जिसको आप कह सकते हैं टीबी। मलेरिया और वहां पर टीबी जैसे रोग भयावह आते हैं। हर साल लोग वहां मरते थे। उन्होंने कहा, लेखक साहब ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा, एक व्यक्ति को मलेरिया हुआ और 1.5 घंटे में छटपटाते हुए, इस तरह से बेचैन होते हुए मर गया। और कालाजार, कालाजार सॉरी टीबी नहीं, कालाजार, कालाजार और मलेरिया, ये दो रोग वहां पर सबसे ज्यादा होती थी। किसके कारण, वो बाढ़ के कारण। जो बाढ़ के पानी आती थी, उस पानी में समझिए इस तरह से कीड़ा होगा या अन्य प्रकार का जो भी चीजें होंगी, मच्छरें होंगी, जब उस क्षेत्र में पानी में फैल जाती थी, उस क्षेत्र के लोगों को कालाजार और मलेरिया जैसे भयावह रोग होते थे। वहाँ के लोग आपको सामान्य मनुष्य तरह के नहीं दिखाई पड़ते थे, मानव कंकाल की तरह दिखाई पड़ते थे। मानव कंकाल समझ रहे हैं ना, यानी पूरे शरीर में मांस नहीं, केवल हड्डियां दिखाई देती थी। सारे लोग, जहां भी जाइए, दर्जनों लोग आपको मानव कंकाल दिखाई पड़ेंगे। यानी आप मतलब उनका जो चेहरा है ना, सुंदर चिकना चुमना, वो नहीं दिखाई पड़ता। सबके शरीर में क्या है, बीमारियों के कारण हड्डियां। और ये सब किसके कारण हुई है, तो कोसी नदी के कारण। किसके कारण होती थी, कोसी नदी के कारण। इसीलिए लेखक ने उसको माँ के साथ साथ क्या संज्ञा दिया, डाइन कहा है, डाइन। ठीक है। और मैला अंचल में उन्होंने इसी सब व्यथा को उन्होंने लिखा था। मैला अंचल में उन्होंने इसी सब व्यथा को उन्होंने क्या किया है, लिखा है। चलिए, अब क्या होता है, कहानी सुनिएगा कि वो कहानी लेखक साहब वहां पर देखते हैं कि परेशानियां हैं लोगों का, मतलब इस तरह से है। और वहां पर लेखक साहब को भी डर लगता है, क्योंकि कहते हैं कि जब बाढ़ आती है ना, बाढ़ जब आती है ना, तो हर साल हमारे कम से कम दर्जनों साथी बिछुड़ जाते थे। बिछुड़ जाने का मतलब वो अलग नहीं हो जाते थे, वो भगवान को प्यारे हो जाते थे। यानी लेखक साहब जो थे, उनके जो हम उम्र के लोग थे, जो उनके सहपाठी थे, साथी थे, और एक साल उनमें से 12 खत्म, फिर अगले साल 12 से ज्यादा खत्म, उसके बाद अगले 12 खत्म, माने ऐसे ऐसे। तो लेखक साहब को और वहां के लोगों को हमेशा डर बना रहता था कि अगले साल शायद हमारी बारी तो ना आएगा।
अब ऐसे सामने में आप देख रहे हैं कि हर लोग मर रहे हैं, हर लोग आपके सामने से गुजर रहा है, नहीं आपके साथी लोग, बाढ़ आती है, बाढ़ से पहले भूखमरी से, कालाजार से, नहीं मर रहा है लोग, तो आपको भी लगता होगा कि हमारी बारी तो अब अगला बार ना है, नहीं लगता है। तो ऐसे यानी अगला साल क्या, अगले महीना भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, मलेरिया के कारण 1.5 घंटे में लोगों को मरते हुए देखा है। और हो सकता है कि वो मलेरिया किसी हमको भी हो जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में पूरा मलेरिया और कालाजार तो फैला ही हुआ था। इसीलिए लेखक साहब कहते हैं कि यह ऐसी भयानक स्थिति थी उस क्षेत्र में, क्या बताएं, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। लेकिन कहते हैं हमारे लेखक साहब, हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि सारे जीवों में, आप पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जीव कौन है, मनुष्य हैं। क्यों, क्योंकि वह हर परिस्थितियों में, हर परिस्थितियों में उस परिस्थितियों से लड़ने का साहस रखता है और उसको मजबूती से उसको हल करने की कोशिश करता है और यहाँ तक सफल भी होता है। मनुष्य ऐसा नहीं, मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए नहीं है क्योंकि उसको बड़ा सुंदर चेहरा भगवान दे रखा है, अकल बुद्धि दे रखा है, इसलिए क्योंकि हर परेशानी को हल करने की कोशिश करता है और उस कोशिश में वो सफल भी होता है। इसलिए मनुष्य को उन्होंने कहा, क्या कहा है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा है। तो क्या होता है यहाँ पर लेखक साहब अपनी उपन्यास में मैला अंचल में लिखते हैं और मैला अंचल में कुछ आशावादी बातें भी लिखते हैं। आशावादी की मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि हो सकता है कि अभी जो क्षेत्र है, जो बंजर है, जो नदियां हम लोगों को बर्बादी लाती है, हो सकता है आने वाले समय में क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक ऐसे ही समय में, ऐसे ही समय में जब ये अपनी किताब में आशावादी बातें लिखते हैं तो इनके जो मित्र हैं, जो मित्र वो व्यंग करते हैं, क्या फणीश्वर, क्या तुमको लगता है कि फिर से हमारा ये बिहार हरा भरा हो जाएगा क्या, ये जो कोसी नदी का क्षेत्र है कभी सुंदर होगा, ये बालू खत्म हो जाएगी, यहाँ फसल उगेगी, नहीं, व्यंग करता है। जब फणीश्वर नाथ आशावादी बात रखते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छी हो जाए, तो दूसरे लोग जो उनके मित्र हैं वो क्या कहते हैं, व्यंग करते हैं कि तुमको ऐसा ऐसा लगता है क्या, ऐसा होगा कभी क्या। उस समय तो ये कुछ नहीं बोलते हैं, मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और आशा इन्हें इसलिए है, आशा इन्हें इसलिए है क्योंकि ये देखते क्या है, सो देखिए, एक बार कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में जो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र था, जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती, वहाँ पर वहाँ के पहाड़ों को तोड़ करके हजारों मजदूर लगा करके, बड़े बड़े मशीन लगा करके पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है और तोड़ करके वहाँ पर मिट्टी को समतल बना करके खेती बाड़ी योग्य बनाया जा रहा है, जलाशय बनाया जा रहा है, ठीक है। वहां पर जलाशय जब बनती है तो वो लाखों एकड़ भूमि जो काफी जगह थी वो सुंदर हरियाली में बदल जाती है, जो पथरीली भूमि थी किस में बदल जाती है, हरियाली में। तो इनकी भी इच्छा होती है, इसकी आशा जगता है कि जब वो जम्मू कश्मीर वाली भूमि हरियाली में बदल सकती है तो हमारी ये भूमि क्यों नहीं बदल सकते। इनको ऐसा आशा है और लोगों को आशा रखना भी चाहिए, आशा रखना भी चाहिए कि मान लीजिए आपके पास दो खबर जुड़ती है, अगर आप कोई आवे आपसे कहे कि बताइए हम आपको दो खबर सुनाते हैं, एक अच्छी वाली और एक बुरी वाली, तो कौन सुनना पसंद करेंगे आप, पहले पहले आप सुनना पसंद करेंगे बुरी वाली, इसलिए क्योंकि जब अच्छा वाला पहले सुन लीजिएगा अब बाद में बुरा वाला सुनिएगा तो फिर उसके बाद आपका पूरा मूड अपसेट रहेगा, सारा दिन आप उस बुराइयों में पड़े रहेंगे। लेकिन पहले बुराई वाला सुन लीजिए और तब अच्छाई वाला सुनिएगा, नहीं सुनिएगा, तब आपका मन जो है अच्छाई के प्रति आकर्षण ज्यादा रहेगा, चलो हमने कुछ अच्छाई कर रखा है, यानी जो बाद में सुनते हैं वो ज्यादा देर तक टिकता है, कहने का मतलब ये है। नहीं तो ठीक वहां पर लेखक साहब अपने उपन्यास में, हेलो, अपने उपन्यास में मैला अंचल में कोसी की बुराइयों को लिखते हैं और फिर आशावादी लिखते हैं कि आशा ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब ये बातें उन्हें जब लगती है तो उन्होंने मित्र जो उनका व्यंग करता है, उसके बाद कहानी क्या होता है सुनिएगा। क्या होता है कि ठीक इसी के बाद, इसके बाद हमारी बिहार सरकार कोसी परियोजना घोषित कर देती है। क्या परियोजना, कोसी परियोजना, जो देखिए उस जगह बंजर था, खेती बाड़ी नहीं होती थी, वहां के लोग परेशान थे, सब तरह की समस्याएं थी। बस वहां के बाद बिहार सरकार क्या योजना घोषित करती है, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना के बारे में जैसे हमारे लेखक सुनते हैं, कौन, फणीश्वर नाथ रेणु, इनके दिमाग में पहुंच जाता है वही जम्मू कश्मीर वाला कहानी। अरे वाह, जम्मू कश्मीर में वो फसल होगा, अच्छी होगा, अब हमारे यहाँ कोसी परियोजना होगी, बांधे बनेगी, अच्छा होगा, अब यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी, बर्बादियां नहीं होगी, अब पूरा क्षेत्र हमारा क्या होगा, हरा भरा हो जाएगा। बस झट से ये दूसरी
उपन्यास लिखना, मैलांचल को छोड़ देते हैं और झट से बड़ी उत्साह के साथ ये दूसरी उपन्यास लिखते हैं, परती परिकथा। परती परिकथा ये दूसरी उपन्यास क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। पहला तो वो लिख रहे थे कौन, मैलांचल। पहला उपन्यास क्या लिख रहे थे, मैलांचल, नदी पर ही। और जैसे ही कोसी परियोजना आती है, झड़क से ये लिख शुरू कर देते हैं कौन, परती परिकथा। यानी ये जो परती जमीन है, परती जमीन समझ रहे ना, जहां पर बंजर है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है, उस जगह पर ना अब ये कथा शुरू करते हैं कि देखो मेरे भाई, आने वाले समय में ये जगह हरी भरी होगी, हरी भरी होगी। जब ये बात आशा भरी बात लिखते हैं, फिर से इनके मित्र कहते हैं क्या परिसर, तुम पूरे पगला गया क्या यार, कभी ऐसा होगा, अरे जिस योजना का अभी शुरुआत नहीं हुआ है, अभी बांध बनने की, कोसी, कोसी का मतलब क का पहला अक्षर शुरुआत नहीं हुआ है, और तुम पहले ही योजना बना लिया कि यहाँ हरी भरी होगी, फसल उगेगी, फलाना चिलनमा होगा, पूरा तुम लगा लिया। ऐसा कभी होगा क्या? फणीश्वर नाथ रेणु उस समय भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप अपनी उपन्यास को लिखते जा रहे हैं। कहानी होती है, धीरे धीरे कोशी परियोजना होती है, पूरा होता है, यानी बांध बनती है, पूरा बाढ़ का नियंत्रण होता है। अब वो जो कोसी जगह थी, कोसी जगह एकदम हरी भरी हो जाती है। इससे पहले कहानी क्या होता है कोशी का समझिए। लेखक साहब एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि हमारे गांव का ही एक व्यक्ति, जो बड़ा कर्मठ आदमी, बड़ा ही सुंदर आदमी, माने जो काम के प्रति लगनशील हो, जब भी समय मिले काम करे, ऐसे लोग यहाँ के परेशानियों को देख करके, यहाँ की परेशानियों को, क्योंकि खेती बाड़ी नहीं है, यहाँ पर लोग भूखों मर रहे हैं, बीमारियां हो रही है, इसीलिए यहाँ के लोग ना अपने काम को करने के उद्देश्य से, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है और काम करना चाहिए, तो ये यहाँ से छोड़ करके पश्चिम के मुल्क में चले जाते हैं। पश्चिम मुल्क का मतलब बिहार से पश्चिम, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता। कोलकाता चले जाते हैं काम करने के लिए। कहाँ से? कोसी क्षेत्र को छोड़कर, यानी लेखक साहब के घर को छोड़कर, आसपास के गांव को छोड़कर कहाँ जाते हैं वो कर्मठ व्यक्ति, जो गांव का आदमी है, काम करने के लिए कहाँ जाते हैं? पश्चिम बंगाल, यानी कि वहां। और वहां जाते हैं काम करने के लिए, तो पहले पहले जो है गांव में उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे थे, तो कभी कभी ना होली दिवाली में 6 महीना 4 महीना पर गांव आ जाते थे। लेकिन ये कहानी 12 साल पहले की बात बता रहे हैं, ये 12 साल पहले गए थे, लेकिन वो साल में एक दो बार आ जाते थे। लेकिन वो व्यक्ति ना 8 साल से घर नहीं आया, 8 साल से वहीं है। किसके साथ? अपनी बच्चे, अपनी पत्नी, सबको लेकर के यहाँ से चला गया। देखा कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो यहाँ रहने से क्या फायदा है, चलो वहीं वहीं सेटल हो जाता है, वहीं रह जाता है। 8 वर्ष से वो वापस गांव नहीं आया है, लेकिन 8 वर्ष बाद उसे गांव की याद आती है कि चलो गांव चलते हैं। किसके लिए? जमीन बेचने के लिए, कि गांव में जो उनका 1-1.5 बीघा जमीन था, उस जमीन को बेचने के लिए सोचा कि वहां पर तो कुछ होता ही नहीं है, बंजरे है, परती पड़ा होगा, जाते हैं उसको बेच लेंगे, जो ही तो नहीं पैसा होगा, अपना मकान उकान यहाँ खरीद लेंगे। नहीं, इसलिए बेचने के ख्याल से वो 8 साल बाद गांव आता है। और तब तक इधर गंडक परियोजना क्या हो गई है? पूरी हो चुकी है, पूरा गांव में हरियाली है बिल्कुल। जब वो स्टेशन पर उतरता है बेचारे ना, और पगडंडी पकड़, पगडंडी समझ रहे हैं ना, पैदल चलने वाला रास्ता, स्टेशन से उतरते हैं, पैदले पैदले घर की ओर बढ़ते हैं, तो सोचते हैं, वो तो सोच के आए थे ऐसा कि पड़ती होगा, पूरा बंजर होगा, बालू बालू होगा, उसी बीच हमें जाना होगा। लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं और दोनों तरफ देखते हैं मकई की खेतें, धान की खेतें, धान में एकदम बड़ी बड़ी लंबी लंबी शीशा लटका, शीश समझ रहे हैं ना, मतलब धान का जो बाली होता है, बाली लटका हुआ है, एकदम पूरा खेत हरा भरा सुनहरा दिखाई पड़ रहा है, एकदम मन गदगद हो जाता है। पर ये सोचता है कि हम गलती से कोनो गलती स्टेशन पर तो नहीं उतर गए हैं। ये इसको लगता है कि जो जगह आज बंजर थी, जो जगह मतलब वीरान हुआ करती थी, आज उतनी हरी भरी है, ये कैसे हो गया? हम कहीं गलती जगह तो नहीं आते हैं? फिर पूछते हैं लोगों को, अरे भाई ये स्टेशन वही ना है, फारबिसगंज, फारबिसगंज, फारबिसगंज ना है? तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ फारबिसगंज है। तो ये बड़ा आश्चर्य करते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये जगह बदला हुआ लगता है, ये जहाँ बंजर था, बालू था, पानी की कमी थी, बिल्कुल एकदम आज सब लोग हरा भरा है, खुशहाल है, सबके दरवाजे पर अनाजों की बोरियां ढेर लगी हुई है, सारा ये देख करके प्रसन्न हो जाता है बेचारे। आया था तो बेचारे जमीन बेचने के ख्याल से, लेकिन आते ही फैसला क्या हो जाता है? बदल जाता है। लेकिन गांव के लोगों से जो पूछता है, तो गांव का बच्चा इनको कहता है सुदामा। इनका नाम क्या देता है? सुदामा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा किसमें? श्री कृष्णा में, श्री कृष्णा धारावाहिक में जो सुदामा हैं, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं, उनके मित्र हैं सुदामा, ब्राह्मण हैं। उनकी पत्नी उनको बार बार कहती है कि आप क्यों नहीं जाते हैं, सुदामा को कहते हैं कि आप क्यों नहीं जाते हैं कृष्ण से कुछ मदद मांगने के लिए, आपके मित्र है तो जाइए मांगिए। तो श्री कृष्ण जी के पास सुदामा जाते हैं, मांगते भी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये क्यों आया है। जब तक सुदामा जी उनके कृष्ण महल में ही था, तब तक श्री कृष्ण जी इधर क्या करते हैं?
इनके सुदामा के जो गांव थे, उस गांव में जो मंदिरें थी उसको विशाल मंदिर, छोटा मंदिर को विशाल बना देते हैं। सारे उनके जो झोपड़ियां थी उस घर पर जगह पर एकदम अट्टालिका बना देते, बड़ा महल बना देते हैं। आज सुदामा जी आते हैं तब वो खोजते हैं हमारा मरैया किधर गया भाई, हमको मरैया मिलिए नहीं रहा है, कहाँ गया रे। देख रहे हैं, अरे जे पर तो हमार झोपड़ी था, हमार महल कैसे हो गया राते राते में ना। तो सबसे पूछते हैं कि अरे भाई यहाँ पर सुदामा का घर था, वो कहाँ गया रे। उधर से उनकी पत्नी आती है एकदम पूरा आभूषण में लोड, एकदम सुंदर बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी अच्छा ना होता है, अब हमको नहीं मालूम है, बनारसी साड़ी अच्छा होता है शायद। तो वो साड़ी पहने हुए एकदम पूरा झमर झमर करके पायल उल पहनते आती है, सुदामा जी को ले जाते हैं। और सुदामा जी रात में जब सोते हैं वो मखमली बिछवना पर, जो सब दिन बिछावन भूमि में लगा करके भूमि पर सोए, आज वो गदगदिया पर सोते हैं, स्पंज वाला पर। बेचारे सोए तो पूरा धस गए अंदर में ना, ऐसा वाला में सोए हैं, तो उनको नींदो नहीं आ रहा। नहीं, वो जो भटक गए हैं ना, उनका वहां पर नाम सुदामा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो गांव का व्यक्ति आया उसका भी नाम वो क्या रखे हैं, सुदामा रखे हैं। गांव का बच्चा इनको क्या कह रहा है, वो बच्चा जो गांव का लोग है उसको क्या कहता है, सुदामा कहते हैं। ठीक है। और लेखक साहब यानी वो व्यक्ति जो था, वो व्यक्ति के बारे में क्या लिखते हैं सुनिएगा। वो जो आया था जमीन बेचने के ख्याल से, उसका मामला ही बदल जाता है, विचारे बदल जाता है। अरे भाई ये तो जमीन एकदम बड़ा उपजाऊ है रे, बड़ा धान हुआ है। उसी समय वो गांव में थे ही, देखते हैं कि वो 1.5 बीघा जमीन में, 1.5 बीघा जमीन में लगभग 30-40 मन धान होता है। बड़ा प्रसन्न, बड़ी खुशी, अरे भाई इतना धान, इतना बोरा, यानी 30-40 मन का मतलब समझ रहे हैं ना, लगभग 30-40 बोरा धान होगा, नहीं होगा। पूरा प्रसन्नता खुशी होती है कि बहुत धान हुआ। फिर दौड़ल दौड़ल जाते हैं कहाँ, पश्चिम बंगाल। आप पत्नी बच्चा को लेके चल आते हैं, वहां क्या रबे, यहाँ देख बहुत अच्छा भेलो, अपना गांव अब सुंदर हो गलो गांव, सारे लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब लेखक साहब इतनी परिवर्तन जब देखते हैं तो इनको भी व्यंग करने का मौका मिल जाता है। इनका जो दोस्त कहता था, साथी, क्या फनीश्वर रे, तोरा लगता है कि हमारा ये कोसी नदी कभी हरी भरी होगी, तुमको ऐसा लगता है। ये भी उठते हैं और अपने मित्रों को कहते हैं कि जो मित्र गांव में नहीं थे उस समय, जब ये थे तब व्यंग कर रहे थे, क्योंकि उपन्यास लिखने में ज्यादा समय लगता है ना। तो जब ये लिख रहे थे, शुरुआत किए थे, तो इनके मित्र लोग क्या करते थे, इनको व्यंग करते थे। कुछ मित्र तो चले गए, कुछ तो भगवान के प्यारे हो गया, कुछ कहाँ चले गए, बाहर बाहर काम उम करने के लिए चले गए। तो उपन्यास में, दोनों उपन्यास यानी मैलांचल और प्रति परिकथा, दोनों में आकर के ये क्या कहते हैं कि झट से लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि अगर तुमको शक है ना, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तो आकर के देख लो हमारी कोसी नदी में, कितना सुंदर, कितनी अच्छी हरी भरी जमीन। अब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हमारी उपन्यास मैलांचल और प्रति परिकथा में जो हमने कल्पना किया था वो बिल्कुल सही उतरा है। तुमको विश्वास अगर हमारी बातों पर नहीं है तो आओ हमारे देश और देखो। वो दोनों उपन्यास के लास्ट में वो जाकर के लिख देते हैं। कौन, फणीश्वर नाथ रेणु। किसके लिए, मित्र के लिए, जो मित्र व्यंग क्या करते थे। और वो कहानी को वहां पर स्टॉप कर देते हैं। यानी कहने का अर्थ आपने समझा, क्या समझा, कि हमारी कोसी नदी अब पहले जैसी अब वीरान नहीं है, वहां पर काफी उपजाऊ, काफी सुंदर भूमि बन चुकी है। अब लोग वहां पर जाते हैं। वो बीमारियां जो हुआ करती थी, कालाजर और मलेरिया, इस रोग पर भी वहां पर लोग नियंत्रण पा लिए हैं। अब रोग भी नहीं है, बाढ़ भी उस तरह से आती है, ऐसा नहीं कि बाढ़ नहीं आती है, अभी भी बाढ़ आती है, लेकिन उस तरह से भयावह बाढ़ नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा बाढ़ आती है। यानी कुछ नहीं, और बाढ़ जो आती है वो वहाँ की मिट्टी के लिए बहुत ही सुंदर उपजाऊ होती है। अब हर क्षेत्र के लोग खुशहाल हैं। क्लियर। तो यही हमारी फणीश्वर नाथ रेणु, बिल्कुल सही घटना पर उन्होंने लिखा है, इसलिए इसका नाम रखा रिपोर्टाज। और क्या उतरी है, उत्तरी स्वर्ण परी हरि क्रांति। यानी अब देखिए, स्वर्ण स्वप्न परी माने सपना में जो हमने सोचा था, सपना का मतलब कल्पना, कल्पना में जो हमने सोचा था, आज वह क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। आज जो हमने सपना में सोचा, यानी वो उपन्यास लिखते समय समझ रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, वो पूरी हो रही है। और कैसी क्रांति आई, हरी क्रांति। अब चारों ओर हरियाली हरियाली है, कभी मकई, कभी गेहूं, कभी धान, इन सारे फसलों से हमेशा खेत हरा भरा पड़ा रहता है। इसी के साथ हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। अगर हमारी कहानी से आपको समझ में आई होगी तो समझ ही रहे हैं क्या करना है। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।